के टाइम में सबसे मुख्य बिंदु ये रह जाता है कि आप कितना समझ पाते हैं और कितना जल्दी समझ पाते हैं। क्योंकि कभी-कभी एग्ज़ाम के टाइम में, कभी-कभी नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि अगर 1 टू 5 के बारे में बात करी जाए, तो क्वेश्चन थोड़े बहुत ऐसे आते हैं जो आप समझ सकते हैं कम समय में भी। लेकिन 6 टू 8 की बात अगर की जाए सॉरी, तो वहाँ पे जो प्रश्न आते हैं लेंदी आ जाया करते हैं और कुछ पढ़ने में और उसके बाद उसको समझने में भी टाइम लग जाता है। तो जितना जल्दी आप करना चाहते हैं उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बात करते हैं, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो ये सुझाव दे रहा है कि जो अ, व्यक्ति में जो विभिन्न अंग हैं, कई प्रकार के अंग हैं, वो अलग-अलग दरों में विकसित होते हैं, अलग-अलग समय सीमा या अवधि उनके लिए निर्धारित है। तो विकास एक आयामी होता है, ठीक है? डेवलपमेंट की बात हो रही है। विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। तो देखिए, विकास एक आयामी नहीं है, एक ही नियम नहीं है सबके लिए कि एक साथ सारे शरीर के जो है हमारे वो विकसित हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं उस टाइम में सर उनका बहुत भारी होता है और सबसे वजन वही होता है, तो कुछ समय के लिए सर का जो है विकास रुक जाता है। उसके बाद शरीर जब बैलेंस्ड हो जाती है तो एक साथ विकास शुरू हो जाता है। एक दिशीय नहीं है, असतत नहीं, बल्कि अगर सतत होता तो ये सही होता। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पहले का, डी ऑप्शन। चौथा वाला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ठीक है? ये पॉजिटिव है। एग्जाम के टाइम में विशेष ध्यान दें कि प्रश्न पॉजिटिव पूछा जा रहा है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पूछा जा रहा है तो सबसे बेस्ट पॉजिटिव जो प्रश्न होगा वही ऑप्शन होगा, वही ऑप्शन सही होगा। तो ये कुछ पॉजिटिव है जिसको हम सही अभी मान के चलते हैं और ऑप्शंस देख लेते हैं। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ऐसी बात नहीं है, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होती है। वो जिस माहौल में रहते हैं उसी प्रकार की चीज़ों को सोचने में, कल्पना करने में वो भूमिका रखते हैं। यानी कि जिस समाज में रहते हैं उसी प्रकार से वो अपनी भाषा, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो प्रभावित होती है। तो ये नहीं है, ये भी नहीं रहा। बच्चों का विकास केवल ओनली अगर देखा जाए, केवल अगर जहाँ भी आ जाता है, जिस भी ऑप्शन में केवल आ जाता है, वो ऑप्शन गलत ही माना जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। माना जाता है क्यों? क्योंकि सिर्फ आनुवंशिकता पर ही निर्भर नहीं होता। बच्चों का विकास जो है वो पर्यावरण पर भी निर्भर होता है, ठीक है? तो ये गलत रहा। तो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन पहला था जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता। तो देखिए, कह रहा है आनुवांशिक विन्यास पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया, यानी कि जो लक्षण आपके माता पिता में के आप में पूरी तरह से परिपक्व हो गए हों, विकसित हो गए हों, जो ये निर्धारित करता है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं और किस प्रकार से अपने आप को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, ये अनुवांशिक विन्यास। तो ये क्या कहलाएगा? अनुकूलन नहीं। अनुकूलन तो वो होगा, आप किसी भी पर्यावरण, किसी भी समाज में जाते हैं और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं या उसकी तरह हो जाते हैं, उस नियम की तरह ढल जाते हैं, उस व्यवहार की तरह ढल जाते हैं, तो वो अनुकूलन होता है। अधिगम आप जानते हैं कि सीखना होता है, जो कि आनुवंशिक विज्ञान से मतलब नहीं है। समाजीकरण समाजीकरण वही हो जाएगा। अनुकूलन, जहाँ जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज से जो सीखते हैं वो समाजीकरण हो जाता है, या किस प्रकार से आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, किस प्रकार से समाज को आप देख रहे हैं, ये समाजीकरण हो जाता है। यहाँ पे हो जाता है परिपक्वता। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप में प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिपक्वता कहलाती है, आनुवांशिक विन्यास की पूर्व निर्धारित रूप से। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन ये है कि डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। ये ऐसा फेवरेट प्रश्न है सीटेट का जो कि हमेशा आता है, बस लैंग्वेज चेंज करके थोड़ा बहुत। परिवार और विद्यालय, मीडिया परिवार, विद्यालय मीडिया, मीडिया पास पड़ोस। तो आप जानते हैं ये बहुत ही आसान प्रश्न रहा कि परिवार समाजीकरण का प्राथमिक
और विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक इसलिए क्योंकि परिवार में ही बच्चा जन्म लेता है, जो भी सीखता है टूटी फूटी भाषा या जो भी व्यवहार वो सीखता है वो अपने परिवार में रहकर ही सीखता है, तो वो प्राथमिक। और उसके बाद जो अच्छा डेवलपमेंट होता है वो द्वितीयक कारक यानी कि विद्यालय में हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। तो आने वाले एग्ज़ाम जो पीछे आपने एग्ज़ाम्स देखे हैं उसमें से लॉरेंस कोहलबर्ग और स्किनर साहब, ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रचलित रहे। इन लोगों से प्रश्न अच्छे खासे बने हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है, यानी कि जो 7 या 8 वर्ष के बीच के बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से अपने निर्णय लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो देखिए इन्होंने 3 स्तर दिए हैं और तीनों के 2-2 चरण हैं यानी कि 6। तो 3 चरण हैं, 2-2 स्तर हैं यानी कि 6 स्तर हैं। तो इस तरह से लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पूरी डिटेल में बातें होंगी जब डिटेल में क्वेश्चंस होंगे, या अगर आपने नोट बना रखे हैं तो आपको पता होगा। समझते हैं फिलहाल क्या बात है। ये 7-8 के वर्ष के बच्चे निर्णय कैसे लेते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार से। तो इनकी थियरी है और वो कहते हैं कि 7 से 8 वर्ष का बच्चा निर्णय तब लेता है डर की वजह से, क्या, दंड और आज्ञा पालन की वजह से। क्योंकि कहा जाता है कि अगर चाचा जी आ रहे हैं तो पिताजी के द्वारा कहा जाता है कि चाचा जी आ रहे हैं तो उनके पैर छूने हैं। आज्ञा पालन बच्चा करता है या डर की वजह से बच्चा कि हाँ अगर नहीं पैर छुआ जाएगा तो पिताजी डांट लगाएंगे। ये सारी बातें हो जाती हैं। आगे देखते हैं जीन पियाजे से, ये भी बहुत ज़्यादा प्रश्न इनसे इनकी थ्योरीज से बनती हैं। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है। क्रमबद्धता यानी कि जो चीज़ें होती हैं वो क्रम में होती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि। देखते हैं पहले ऑप्शन, उसके बारे में जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। फिलहाल वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, स्थान जैसे अपने विद्यालय का स्थानकीय मानचित्रण करने की क्षमता। तो देखिए पियाजे साहब हैं जिन्होंने ये कहा है कि आयाम यानी कि लंबाई पर आधारित क्रम देना। इनके बारे में क्रमबद्धता का मतलब है लंबाई के आधार पर क्या करना, क्रम देना वस्तुओं को किसी भी एक आयाम में, ठीक है, चाहे वो व्यक्ति का व्यवहार हुआ या किसी भी क्षेत्र में। तो जीन पियाजे इसके बारे में बात करते हैं। क्रमबद्धता का मतलब किसी भी वस्तु के एक आयाम की लंबाई या चौड़ाई ऊंचाई कितनी होती है, इसके बारे में जीन पियाजे साहब बात करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 वर्षीय नसीम को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गले को यदि दबाकर, ठीक है ना, कुछ मिस प्रिंटिंग है, को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दें, यानी कि चिकनी मिट्टी को अगर हम दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। ठीक है, बच्चा क्या तर्क लगा रहा है कि मिट्टी है, अगर मैं उससे एक सांप बना देता हूँ तो मिट्टी क्या है, बड़ी हो जा रही है यानी कि ज़्यादा हो जा रही है। तो इसमें जीववाद है। जीववाद तब होता जब ये होता कि गुड़िया अगर हाथ से बच्चे के गिर जा रही है तो बच्चा क्या कर रहा है, उसको शांत करवा रहा है कि गुड़िया को चोट लगी, उसको दवा पिलाना है, या भूख लगी उसको खाना खिलाना है, तो ये जीववाद होता है। केंद्रीयता, हाँ बच्चे ने एक ही केंद्र देखा, मतलब एक ही जगह अपना माइंड जो है स्थिर किया हुआ है कि मिट्टी के आकार पर, ठीक है। अगर मिट्टी का आकार बढ़ रहा है तो मिट्टी ज़्यादा हो रही है, और उस अगर कम हो रहा है तो मिट्टी कम हो रही है। बच्चे ने क्या किया है, इस पर केंद्रीयता की है। जीववाद नहीं है, परिकल्पित निगमनात्मक नहीं है, संक्रामक परिणाम निकालना ये भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चे ने अपने माइंड को एक ही जगह पे केंद्रित कर रखा है कि वो उसके आकार पर, मिट्टी के आकार पर। आगे देखते हैं ले वाइगोत्स्की कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है, किस पर आधारित है। सामाजिक संरचना, तो देखिए जहाँ भी आती है बात यानी कि वाइगोत्स्की जी की, वहाँ हमेशा सामाजिक सांस्कृतिक संरचना के हिसाब से अगर सोचकर हम चीज़ों को या क्वेश्चंस को हल करते हैं तो अधिकतर क्वेश्चंस सही होते हैं। देखिए व्यवहारवाद की बात ये नहीं करते, मनोविश्लेषणवाद की और सार्वभौमिकता की बात ये नहीं करते, ये सामाजिक संरचना की बात करती हैं। ये कहते हैं
कि बच्चा अगर समाज में रह रहा है और कुछ सीख रहा है, यही पहाड़ के बारे में बात करते हैं स्कैट फोल्डिंग। वो कहते हैं कि बच्चा अपने क्षेत्र में है और यहाँ तक वो अच्छे से पहुँच पा रहा है। यहाँ पहुँचने के लिए अगर किसी वयस्क की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि वयस्क की अगर किसी बड़े व्यक्ति की हेल्प मिल जाए तो बच्चा अपने यहाँ तक पहुँच सकता है। तो वो चीज़ें वाइगोत्स्की जी कहते हैं। सामाजिक संरचना के बारे में भी ये बात करते हैं। ठीक है, व्यवहारवाद के जनक कौन है और मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करिए। आगे देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, एक जीन पियाजे साहब हैं, एक लेव वाइगोत्स्की जी। दोनों लोग कहते हैं कि बच्चे अपने आप से बात करते हैं, लेकिन बात तो करते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों ने वाइगोत्स्की जी ने और पियाजे जी ने दोनों ने अलग अलग बातें रखी हैं अपने थ्योरीज के हिसाब से। निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाठ या स्व केंद्रीय बात। देखिए, ये बात तो सही है कि वाइगोत्स्की जी पाठ के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इसके हिसाब से नहीं है, तो ये सही नहीं होगा। उन्होंने कहा है बच्चा जो अपने आप से बात करता है वो उसका निजी यानी कि प्राइवेट स्पीच है। क्या है? प्राइवेट स्पीच है। वो अपने जो है समझ को विकसित कर रहा है, अपने निर्णय को ले रहा है अपने आप से बात करके। तो जो बच्चा स्वयं से संवाद कर रहा है यानी खुद से जो बात कर रहा है उसको निजी संवाद या प्राइवेट स्पीच कहा है लेव वाइगोत्स्की ने, और स्व केंद्रीयवाद उसको पियाजे साहब ने कहा है। आगे देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा के निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव। यानी कि दूसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि बच्चा जितना तेज है उसको उस क्लास में रखा जाए। यानी कि अगर एक क्लास में आप 20 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उन 20 बच्चों में से 5 अगर अच्छे हैं पढ़ने में तो उन 5 को उन 15 से अलग कर दिया जाए, तो ये सही नहीं है। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा वो कक्षा होती है जिसमें आप सभी बच्चों को एक साथ लेके चलते हैं। सहयोगितापूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड का प्रयोग। देखिए, पुरस्कार और दंड का प्रयोग प्रगतिशील कक्षा में नहीं होता है। हाँ, अगर ये बात आ जाती स्किनर और वाइगोत्स्की, स्किनर और अदर कोई मनोवैज्ञानिक की, तो ये सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। प्रगतिशील कक्षा के हिसाब से सहयोगितापूर्ण अधिगम ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्यों? क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में कहा जाता है कि बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, जैसे सहयोग करके। क्योंकि बच्चों को ग्रुप जो है स्टडी करवाना या ग्रुप में चीज़ों को खेल खेल में बताना, ये चीज़ें सही होती हैं, तो सहयोगितापूर्ण अधिगम सही हो जाएगा। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? यानी कि कहा जा रहा है कि एक बच्चा जो है जब आपसे बात कर रहा है तो वो ये समझ जा रहा है कि आपकी इच्छाएं और आपकी नीयत कैसी है, वो ये बच्चा समझ जा रहा है। तो ये किस बुद्धि के स्वरूप को दर्शाता है? स्थानीय संबंध बुद्धि। स्थानीय संबंध बुद्धि उन लोगों में होती है जो कार्टून्स बनाते हैं, जो चित्र बनाते हैं, जो मैप बनाते हैं। उनको पता होता है एग्जैक्ट कि आँख की जगह आँख ही बनाना है और नाक की जगह नाक बनानी है। मैप में कहाँ से कहाँ तक हमें भारत का मैप खींचना है और अन्य देशों या महाद्वीपों का खींचना है, तो ये तो नहीं होगा उस बच्चे में। अंतरावैयक्तिक बुद्धि और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो उसमें हम बात करते हैं इसके बारे में कि देखिए, अंतरावैयक्तिक बुद्धि वो होगी जब बच्चा खुद दूसरों की भावनाओं को समझ ले। ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? दूसरों की भावनाओं को समझ रहा है, तो अंतरावैयक्तिक हो जाएगी। अंतःवैयक्तिक तब होगी जब बच्चा खुद अपनी बात को दूसरों को बेहतरीन तरीके से समझा सके। यानी कि जैसे एक कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति होता है, वो इस प्रकार से आपसे बात करेगा कि आप उस व्यक्ति के कपड़ों को पसंद करना, मतलब मजबूरी है आपकी। वो इस प्रकार से उन चीज़ों को डिटेल में समझाएंगे ही कि आप मान जाएंगे कि हाँ ये बेहतर है और मैं इसको ले लूँगा या ले लूँगी। तो अंतः वैयक्तिक बुद्धि जो होती है वो उसमें हो जाएगी। अंतरा वैयक्तिक इसमें हो जाएगी कि बच्चा जो है दूसरी की बातों को अच्छे से समझ पा रहा है, और जैसे नियत इच्छाओं को, तो ये बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि उनमें होती है जो प्रकृति के हिसाब से पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखना पसंद करते हैं और भी चीज़ों के बारे में। तो आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? ठीक है, किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। नहीं, बाधक नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है,
कथन प्रस्तावित है, बाधक तो नहीं कहा गया है। मातृभाषा हमेशा आपकी मदद करेगी किसी भी नए चीज़ को सीखने में या किसी भी प्रौद्योगिकी की उन्नति में। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि कहा जा रहा है, इसमें इस ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अंग्रेजी को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नहीं कहती है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। ये बात कही गई है कि अगर एक बच्चा कई भाषाओं को जानता है, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं को भी जानता है, तो वो उसके लिए बहुत लाभदायक है, ये बात कही गई है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। जेंडर भूमिकाएं हैं, देखिए जेंडर ब्यास की बात हो रही है, ये क्या है? अधिग्रहित व्यवहार है, यानी कि हम व्यवहार, ये जो जेंडर भूमिकाएं जो हैं, इसके बारे में हम परिवार में, समाज में रहकर सीखते हैं, या हमें जन्मजात ये व्यवहार है? क्या हमें जन्म से ये बताया जाता है कि हाँ ये लड़की है और तुम लड़की हो, तुम रो मत, ये ना करो, वो ना करो? ये सारी चीज़ें जन्मजात व्यवहार नहीं है। जैविक संरचनाएं भी नहीं है, ये आनुवांशिकता पर निर्धारित है भी नहीं, ठीक है। जेंडर भूमिकाएं ये हैं। जेंडर भूमिकाएं का मतलब समझ रहे हैं? जो काम दिए गए हैं, जो काम बांटे गए हैं, वो भूमिकाएं, कि लड़कियां खाना बनाती हैं और बच्चे सब्जी लेने जाते हैं, लड़के खेत का काम करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये अधिग्रहित व्यवहार है, इसको हमने समाज में ही रह के सीखा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। यानी कि जो सतत, लगातार और समग्र यानी कि पूरा मूल्यांकन जो होता है, ठीक है, एक वर्ष में, का प्राथमिक पहला उद्देश्य क्या है? छात्रों के लिए एक दूसरे की तुलना करना नहीं, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। देखिए, अगर आप अच्छे से पढ़ें दूसरे ऑप्शन को, तो ये पॉजिटिव है। छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण यानी बांटना नहीं, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना नहीं। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे, कहा जा रहा है इसमें छात्रों की समझ को आंकना, कि अगर बच्चे में 3 सब्जेक्ट हैं या 5 सब्जेक्ट हैं, तो उसमें कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में बेहतर कर पा रहा है, उसी में उसको आगे ले जाना, और शिक्षा शास्त्र और पाठ्यक्रम को बच्चों के अनुसार ही क्या करना है, चेंज करना है, बदलना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? यानी कि मूल्यांकन पद्धति, जब आप एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसके बाद जब आप मूल्यांकन करते हैं, या कक्षा में बैठकर भी आप मूल्यांकन कर रहे हैं कि कौन बच्चा कैसा है, किस पे ज़्यादा मेहनत करनी है, किस बच्चे का IQ लेवल थोड़ा कम है, उस पर ज़्यादा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप किन बातों पर ध्यान देंगे ज़्यादा? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? ठीक है, अब मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये तो आप सोचेंगे नहीं कि मूल्यांकन कर रहे हैं। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? देखिए, जो बच्चे बढ़िया हैं उनको पता लगाने का तरीका, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके लिए सारे बच्चे बराबर हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जो बच्चे थोड़े अच्छे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत होती है कि वो और अच्छा सीख पाए। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? तो यहाँ पे बच्चों को मूल्यांकन के बारे में सोचना है, तो टीचर अपने शिक्षा शास्त्र के बारे में क्यों सोचेंगी? ये सही नहीं है। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद? देखिए, उच्चतम अंक के लिए आप नहीं पढ़ा सकते। अच्छा, ये बात है कि 15 वाला जो क्वेश्चन है, ये जो है विवादित प्रश्न रहा है, और इसमें आयोग ने जो है समान अंक दिए हैं सबको, तो इसमें चारों ऑप्शन गलत है। इसी वजह से ये जो है ऑप्शन, इसमें एक आध ऑप्शन सही होते, लेकिन इसमें जो है इस तरह से जो क्वेश्चन बनाए हुए थे, ऑप्शंस दिए हुए थे, वो ऑप्शन मैंने यहाँ पे रखा नहीं, इसीलिए शायद कि ये जो विवादित प्रश्न रहा। तो बिल्कुल इसको छोड़ते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शंस उतने बढ़िया नहीं है जितने बढ़िया होने चाहिए क्वेश्चंस के हिसाब से। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाए। देखिए, समावेशी शिक्षा कभी ये नहीं कहेगा कि कमजोर वर्ग के बच्चे जो हैं उनको सरकारी विद्यालय में रखा जाए, उनको प्राइवेट या किसी अन्य पैटर्न से पढ़ने की सुविधा नहीं है, ये केवल आ गया, तो ये गलत है। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, क्यों?
अगर वो अपने पर्यावरण में रह के अपने प्राथमिक विद्यालय में सीखना चाहते तो क्या उन्हें हम नहीं सिखा सकते? ये केवल जो केवल ये चीज़ें हैं वो नेगेटिव पॉइंट ले जाती हैं। तो यहाँ पे एकदम पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है, तो नेगेटिव प्रश्न नहीं हम चूज़ करेंगे। सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, ये बात गलत है। ठीक है, बहुभाषी शिक्षा की बात होती है, बहुभाषिकता की बात होती है, एक से अधिक भाषाओं को सीखने की योग्यता की बात होती है समावेशी शिक्षा में, तो ये गलत है। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, ये जो सही है बिल्कुल, कि उनके बैकग्राउंड को, उनके निजी संवादों को न देखते हुए उनकी योग्यताओं के हिसाब से हमें क्या करना है, बच्चों की गुणवत्तीय शिक्षा, यानी कि बच्चा किसमें ज़्यादा रुचि ले रहा है उसके माध्यम से चीज़ों को पढ़ाया जाए। बिल्कुल ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जो कि बहुभाषिकता पर, समावेशी शिक्षा बहुभाषिकता पर जोर देती है, यानी कि सीखना ज़रूरी है बहुभाषिकता, एक से अधिक भाषा बच्चों को आनी चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस नेगेटिव थे, चौथा ऑप्शन सही था। देखिए, कथन और कारण से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ए से असर्शन और आर से रीजन होता है, इसलिए ए आर इसमें ऐसे दिया जाता है। पढ़ते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। ये बात सही है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके होने चाहिए। वो एक पैटर्न को, एक पाठ्यक्रम को कई तरीके से बच्चों को समझा सके, ताकि क्लास के सभी बच्चे अपने जो है क्लास का या सब्जेक्ट का जो पाठ्यक्रम है उसको समझ पाए। ठीक, ये सही है। शिक्षकों अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। ये कारण में कहा जा रहा है कि जो शिक्षक हैं वो सीखने वाले, अधिगमकर्ता यानी कि जो सीख रहे हैं, यानी कि बच्चे, उनके अनुसार अपने शिक्षा शास्त्र को बदलना चाहिए बच्चों के हिसाब से। तो ये बात भी सही है, यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है। ए ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, हाँ, और आर सही व्याख्या करता है ए की, बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। एक बच्चे लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करते हैं, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है, यानी कि बच्चा यहाँ लिख रहा है तो यहाँ अंतराल नहीं कर पा रहा है, बीच में जो जगह होती है वो नहीं दे पा रहा है, यह अक्षर बनाने में दिक्कत है बच्चे को। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करती है? पठन वैकल्य, आलेख वैकल्य, और तीन ऑप्शन ये था गणन वैकल्य। ठीक है, गणन वैकल्य, और चौथा कोई ऑप्शन था जो कि नहीं है इसमें। फिलहाल अगर लिखने में कठिनाई हो रही है तो ये आलेख वैकल्य हो जाएगा, जिसको गणन वैकल्य को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आलेख वैकल्य को क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करिए और बताइए। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई? मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए, एक जैसा शिक्षा रटन आधारित। इसमें अगर रटने की बात न होती तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही होता शायद। ठीक है, पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनः स्मरण पर बल देना, यानी कि याद करने पर बल देना, जो कि सही नहीं है। ठीक है, शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। कहा जा रहा है कि एक ही टॉपिक को कई विधि से बताना चाहिए, ताकि बच्चा अपने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बच्चा समझ पाए कि वो किस में रुचि रखता है, ये सारी चीज़ें। दूसरा ऑप्शन जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मानकीकृत पद्धति, यानी कि पूरा नाप तोल की पद्धति रखी जाए कि 1 घंटे पढ़ाना है तो 1 घंटे ही पढ़ाना है, और 1 घंटे में 2 टॉपिक पढ़ाने तो 2 सब्जेक्ट, ऐसे मानकीकृत पद्धति नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा 2 घंटे में एक ही टॉपिक समझ रहा है तो हमें एक ही टॉपिक समझाना है, ये बातें हो जाती हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण है? सृजनात्मक, क्रिएटिव हो बच्चा, वो बातें हो रही हैं। अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीयकरण, अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन ये तो पता है आपको कि इसी में एक प्रश्न होगा। अभिसारी चिंतन वो होता है कि जब आप किसी एक समस्या को एक ही तरीके से हल कर पा रहे हैं। अपसारी चिंतन वो होता है जिसे आप किसी एक समस्या को कई तरीकों से हल कर पा रहे हैं, यानी कि आपके पास एक चीज़ है लेकिन विचार कई तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब विचार क्या है,
विचार कई तरीके से आ रहे हैं, मैं ऐसे भी इसको कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ, ये अब सारे चिंतन हो जाएगा। लेकिन समस्या एक है, ठीक है? या और जो है सारी चीज़ें आके एक ही तरफ आ रही हैं, कहने का मतलब है उसको हल करने का तरीका एक ही है सिर्फ, ठीक है? तो अब सारे चिंतन हो जाएगा सृजनात्मक पर अनिवार्य लक्षण। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, यानी कि एक्टिव होकर। हाँ, ये सही है। खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, यानी कि जो भी चीज़ कर रहे हैं बच्चे उस पर प्रयोग करते हैं, ये बात भी सही है। सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा, हाँ, वो मदद लेते हैं अपने क्लासमेट के और अपने वयस्कों से, अपने परिवार के माता पिता, भाई, बड़े भाई बहन या अपने दोस्तों से वो क्या करते हैं, सलाह लेते हैं। तो चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ऑप्शन है। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांट कर याद करना सुझाती है। यानी कि वो क्या करती हैं, एक फ़ोन नंबर जो कि 10 अंक का होता है वो याद करना है बच्चों को, और वो कहती हैं कि आप क्या करिए, 3-3 नंबर या 4-4 नंबर याद करिए तो आपको आसानी होगी। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या कहलाती है? खंडीकरण। हाँ, उसको तोड़ा तो जा रहा है ना, सही है। खंडीकरण 22 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? यानी कि सिखाने के कौन सी तरीके पर ज़्यादा बल देना चाहिए स्कूलों में? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान कार्य, यानी कि जिस वातावरण में बच्चे रहते हैं उस वातावरण से बच्चे सीखें, ठीक है, अर्जन करें। हाँ, एक्विजिशन की बात हो रही है, अर्जन की, सही है। विषय वस्तु को रटना नहीं, दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण करना, यानी कि बिना एक्टिव हुए, बिना मन के, जो सामने वाला कर रहा है या टीचर कर रहे हैं उनको करना। उद्दीपन अनुक्रिया संबंध द्वारा व्यवहार का अनुबंध, यानी कि आप अगर ये पोयम याद कर लेते हैं तो आपकी टॉफ़ी दी जाएगी, ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सबसे पॉजिटिव है, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक, यहाँ पे युग्म होगा, युग नहीं, सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है, ठीक है। किसके अनुसार? सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार, ठीक है। लेवाइगोत्स्की के हिसाब से बातें सोची जाएंगी यहाँ पे। सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके लिए उत्तरों के लिए उन्हें ट्रॉफी देकर पुरस्कृत करती है। यानी कि वही बात आ गई कि बच्चा एक पोयम बताएगा तो हम उसे क्या देंगे, एक टॉफी देंगे। तो ये जो है गलत है। बच्चा अगर अपने से रुचिकर नहीं है चीज़ों को सीखने में तो आप उसको पुनर्बलन के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं कर सकते। परमति विविध प्रकार की पुस्तक अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है, ठीक है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। ये सही है कि अपने बच्चों को जैसे 10 बच्चे हैं क्लास में तो उन सभी को एक एक पुस्तक पढ़ने के लिए देना, और जो बच्चा अच्छे से उस पुस्तक को पढ़ लेता है उसको क्लास में उसके बारे में अपनी भाषा में, जैसे आप ही थे हाई स्कूल इंटर में अधिकतर ये होता था या 7th 8th में कि हम अंग्रेजी पढ़ते थे या कोई हिंदी का भी चैप्टर पढ़ते थे, तो हमारे टीचर्स क्या कहते थे कि इस कहानी को अपनी भाषा में बताओ, यानी कि उस कहानी को फिर से बताओ। तो वो चीज़ें, तो ये सही बात है ताकि सभी बच्चों को कहानी के माध्यम से चीज़ें याद होती रहेंगी। दूसरा हो जाएगा अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। यानी कि जो बच्चे नए शब्द सीख रहे हैं उन्हें थोड़ी सी हेल्प करके संकेत के माध्यम से वो चीज़ों को बता रही है, ये जो उसकी सही है। रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। यानी कि परीक्षा में जो चीज़ें आ रही हैं उसी के बारे में बात होनी चाहिए, अगर परीक्षा में नहीं आती तो उसको नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है ना। और बार बार लिखना, यानी कि उसको क्या करवाया जाए, रटने पर बल दिया जा रहा है। तो यहाँ सामाजिक संरचना उपागम के अनुसार ये नहीं सही होगा। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो दूसरा तीसरा किस में है वो देखते हैं, तीसरे में है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुशाध्य कर सकते हैं? यानी कि बच्चों को आप किस प्रकार से कहेंगे कि उनके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करें। वो अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, डर क्यों करेंगे आप पैदा? समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर,
यानी कि इसी तरीके से आपको करना है तो इसी तरीके से करना है, नहीं। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो भी उससे मिलता जुलता है चीज़, उसको क्या करे बच्चे, ट्राई करें, ठीक है। कोशिश करें कि क्या पता इसके द्वारा समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। निष्क्रिय रटना सही नहीं है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगी, यानी कि स्थिर अधिगम। पूरी तरह से जो सीखा है बच्चे ने वो पूरी तरह से स्थिर है, वो बच्चा अगर एक बार रिविजन कर लेगा तो उस चीज़ को भूलेगा नहीं। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, ये बात सही है कि बच्चा क्या कर रहा है, एक समस्या को कई तरीकों से हल करने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सबसे पॉजिटिव है। इसके आगे रट्टा मार, गलत, शिक्षक द्वारा सैंपल पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना, नहीं। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करे, उनमें से डैश की भावना उत्पन्न होगी। यानी कि कहा जाए, अगर हम ही हैं, आप ही हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते हैं। अगर किसी एग्ज़ाम के सिलेक्शन, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते, तो वो कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं था, मेरे घर में शादी थी, या ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी बीमार हो गई, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और इसी की वजह से मैं अच्छे से बैठ नहीं पाया। तो ये सारी चीज़ें आंतरिक कारणों पर आरोपित कर रहा है। तो बच्चे में किस प्रकार की भावना उत्पन्न होगी, शर्म, गुस्सा, गर्व, उत्कंठा। 27 का जो सही आंसर है उसमें गर्व की ऑप्शन। पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या था। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को, ठीक है, कार्य की सफलता को, विफलता को नहीं, असफलता, मैंने ये असफलता के हिसाब से समझा, यहाँ पे सफलता की बात हो रही है, सॉरी, सफलता की बात हो रही है, यहाँ पे सफलता की बात हो रही है। तो बच्चा सफल हो रहा है तो वो ये सोच रहा है कि मैं सफल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मेहनत की, लोगों ने सपोर्ट किया। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो वो गर्व की बात होगी, बिल्कुल ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यानी कि जो बच्चा चीज़ों को प्राथमिक स्तर पर है और बहुसंवेदनीय उपागम को अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, ठीक है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है, यह अध्यापक के निर्देश अवधि पर काफ़ी समय बचाता है, यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है, यानी कि बच्चे आपका आज्ञा का पालन करेंगे अच्छे से। 28 का जो सही आंसर है उसमें सही हो जाएगा कि यह कहाँ आ गया, क्या ही दिक्कत हो गई है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, बहुसंवेदी उपागम, यानी कि किसी भी चीज़ को कई तरीकों से समझाने की जो बात होगी वो। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन निगेटिव है तो ऑप्शन भी निगेटिव सही होगा कि सही नहीं है। पूछा जा रहा है कि वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं कि अगर हम 1 घंटे पढ़ते हैं तो हम किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते, 2 घंटे पढ़ते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। अगर बच्चा 9th में है तो उसके लिए 2 घंटा ठीक है रिविज़न करना, पढ़ना। तो ये भ्रांतियाँ हैं जो बच्चे क्या कर लेते हैं, और भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या सही नहीं है, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत ही है। वो बात है कि बच्चा अगर कोई भ्रांति रखता है तो कहीं से तो वो सीखा होगा, देखा होगा उसने कि अपने भाई बहन से ये सीखा, सोचा होगा कि मेरे भैया हैं या दीदी हैं जो 2 घंटे पढ़ते थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हो सकता है अगर बच्चा थोड़ा सा आईक्यू लेवल बढ़िया हो बच्चे का, 2 घंटे पढ़ के वो चीज़ों को, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। तो वो ये भ्रांति एक तरफ से गलत भी नहीं है, तो हतोत्साहित नहीं करनी है। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। ये सही है कि स्वाभाविक है। ये जो जब छोटे हम होते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, तो ये स्वाभाविक है, हम अपने समाज से सीखते हैं इसको, ठीक है। तो सब नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो नेगेटिव ऑप्शन बिल्कुल यही सही हो जाएगा कि संकल्पित
या वैकल्पिक संकल्पनाएँ जो हैं, भ्रांतियाँ जो हैं, वो बिल्कुल उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। वो धीरे-धीरे हमें उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए, और बच्चा परिवेश से जैसे-जैसे निकलेगा, वो खुद उस चीज़ों पर पकड़ बना लेगा कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से अधिगम का कौन-सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? यानी कि ठोस प्रलोभन, यानी कि अगर बच्चा एक पोएम सुना रहा है, तो मैं उसको एक टॉफ़ी दूँगी, यानी कि बेटा अगर तुम एक पोएम सुनाओगे तो हम आपको एक टॉफ़ी देंगे। तो ये चीज़, ये ठोस प्रलोभन और पुरस्कार है। तो ये कौन सा जो है परिप्रेक्ष्य है, या इसमें जो नियम है वो किसमें ये चीज़ें कही जाती हैं? मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो देखिए 30वीं का जो सही आंसर है, इसमें व्यवहारात्मक। जैसे व्यवहारवादी जो लोग हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हम पुनर्बलन देकर बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, मतलब कुछ हद तक चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो अलग-अलग मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग-अलग मत दिया है, उसी हिसाब से व्यवहारात्मक या संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक की बात वाइगोत्स्की जी कहते हैं, ये सारी चीज़ें। कॉग्निटिव की बात आप जीन पियाजे जी कहते हैं। तो आप जानते हैं, तो ये थी टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।